हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया नीम में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एक साल बीत चुका है जब से ब्राइट मून रूइंस का इवेंट स्टार्ट हुआ था। इन एक साल में काफी सुपर सेक्ट के डिसाइपल्स भी लौट कर वापस आ चुके हैं, क्योंकि अभी भी एक साल बचा हुआ है सुपर सेक्ट के कंपटीशन में। ये सुपर सेक्ट कंपटीशन एक काफी बड़ा इवेंट है पूरे स्वान सांटियान का। काफी डिसाइपल इस कंपटीशन के लिए काफी हार्ड वर्क करते हैं। इधर बर्निंग पवेलियन में फायरगर्ल कहती है कि जियान अब तक क्यों नहीं लौट कर आया है। हालांकि मैं फील कर सकती हूँ कि वो ठीक है। फायरगर्ल को जियान पे पूरा यकीन होता है कि ये इसके लिए वो फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ है उस रूइन से जरूर लेकर आएगा, क्योंकि ये जानती है कि ये फायर इसके लिए काफी गुड मटेरियल है इसका वाइटैलिटी के लिए। तो जियान तो जरूर ही इसे लेकर आने वाला है। जब से ये रूइंस में एंटर किए थे, बर्निंग पवेलियन का वान हुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट से रिलेशन भी काफी मिस्टीरियस हो चुका है। मुफिंग पूछता है कि वैसे ये ग्रीन फ्रूट कहाँ चली गई है। इस पर फायरगर्ल कहती है कि उसे अपने मिर्जा फैमिली में कुछ काम था, उसे वहाँ पे जाना पड़ा है। इधर दूसरी रॉयल फैमिली के पैलेस में किंग शुआनिंग के सामने दो फिगर अपीयर होते हैं, एक ब्लैक फिगर और एक ब्लड मिस्ट में कवर होता है। इसमें से एक कहता है मिंग जुन हार चुका है, ये ब्लैक फिगर एक गर्लफ्रेंड है। दूसरा ब्लड मिस्ट डीमन कहता है कि किंग शुआनिंग इस बार जिसने हमें रोका था वो पर्सन बर्निंग पवेलियन से है और उसका नाम जियान है। उसके पास 35th रैंक का होली फ्लेम भी है। हालांकि किंग को भी इस बारे में आइडिया होता है कि इसके प्लान को बर्बाद करने के पीछे बर्निंग पवेलियन ही हो सकता है। किंग शुआनिंग भी अब ज्यादा और वेट नहीं कर सकता है। अब ये बर्निंग पवेलियन पे अटैक करने का तैयारी कर रहा है। इधर दूसरी ओर एक हैवी स्वॉर्ड कैरी करने वाला पर्सन हंस रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि जियान है और इसके साथ मुइंग भी है। अब जब जियान इस रूइन से बाहर आता है तो फिर ये अपने चारों ओर देखता है और इसे यहाँ पे किसी का भी प्रेजेंस फील नहीं होता। तो फिर ये पूछता है कि तो क्या बाकी सभी सेक्ट चले गए होंगे। मुइंग भी कहती है कि हाँ हो सकता है, हम भी चलते हैं वापस। जियान से थोड़ी दूरी पे एक ग्रुप अपीयर होता है। ये किंग तियान का ग्रुप है जो कि ड्रैगन लीजन का हेड है। इस टाइम पे किंग तियान का बॉडी पूरे तरीके से रेड लाइट फ्लैश कर रहा होता है। इसका टीम भी काफी सीरियसली इंजर हुए हैं इस रूइन के अंदर में। ये भी सोचते हैं कि फाइटिंग शो को डायरेक्टली सोलो करना बैड आइडिया था। येमो कहता है कि हेड काफी टाइम से डॉडी लेवल के पीक पे ही अटके हुए हैं, तो इनके पास रूइन का फाइटिंग सोल को सोलो करने के अलावा कोई और भी चारा नहीं था। इधर जियान भी एक पर्सन को यहाँ पे नोटिस करता है जो कि ड्रैगन लीजन से है और मुइंग को लेकर साइड में थोड़ा दूर जाकर छुप जाता है। जियान नोटिस करता है कि यहाँ पे टोटल 10 लोग हैं इनके ग्रुप में और इनमें से 3 कॉमा में हैं, यानी कि बेहोश हैं। ड्रैगन लीजन रॉयल फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। मुइंग भी इन्हें चेकआउट कर रही होती है। सुआनमो भी यहाँ पे है। ये वही पर्सन है जो जियान और मुइंग को दोनों ही पे रॉयल फैमिली के तालाब में इन पे अटैक कर इन्हें खत्म करना चाहता था। हालांकि उस टाइम पे मुइंग अपने होली फ्लेम को एक्टिवेट कर जियान और खुद का जान बचाई थी। मुइंग भी अब सोचती है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग इस रूइन के काफी करीब हैं। जियान कहता है कि हो सकता है किंग के पास वो फाइटिंग सोल होगा। अब जियान कहता है कि बी केयरफुल, ये मूव कर रहे हैं। इधर येमो किंग तियान का कंडीशन को चेक करता है और कहता है कि इसका कंडीशन काफी खराब है, ये फाइटिंग सोल पावर को होल्ड भी नहीं कर पा रहा है। अब येमो और बाकी अपने लाइफ और डेथ पावर को किंग तियान के बॉडी में डालना स्टार्ट करते हैं। इधर किंग शुआनिंग को भी कुछ गड़बड़ होने का फील होता है कि अब तक किंग तियान वापस क्यों नहीं लौट कर आया है। नेक्स्ट मोमेंट अब किंग शुआनिंग अपने आंखों को क्लोज कर शुआनमिंग को कॉल करने का ट्राई करते हैं अपने माइंड में। किंग शुआनिंग इस टाइम पे शुआनमिंग, शुआनमो और शुआन वांगसिंग इन तीनों को कांटेक्ट करता है। इन तीनों को इसने ड्रैगन लीजन में रखा था ताकि ये किंग तियान के मूव्स पे जासूसी कर सके, मगर किंग शुआनिंग इन तीनों से किसी भी तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। अब ये कहता है कि डैम इट, अगर उस फाइटिंग सोल के साथ कुछ होता है तो फिर देख लेना किंग तियान, तुम मरने वाले हो। किंग शुआनिंग भी जानता है कि जब तक एक पर्सन डाउट चैनल लेवल पर नहीं पहुंच जाता है उसे फाइटिंग सोल को डिवॉल्व करना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसका मरने का चांस भी 10 गुना बढ़ जाता है अगर वो सॉलो करता है तो फिर। इधर किंग तियान का भी कंडीशन कुछ खास नहीं दिख रहा होता। इसका इंटरनल बॉडी का कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब होता है। किंग तियान इस वक्त अपने अंडर में एक स्पेस में होता है और यहाँ पे इसके सामने एक ब्लैक फिगर अपीयर होता है और इसका नाम है अनडेड मिंग है। किंग तियान इसे सबमिट करने को कहता है, मतलब कि इसे अपना सर्वेंट बनने को कहता है, लेकिन अनडेड मिंग मना करता है। अनडेड मिंग का पावर एक डाउटस्टैंड लेवल पे है और ये एक डॉडी पिक के लेवल के बंदे के सामने खुद को सबमिट तो नहीं करने वाला है। अनडेड मिंग कहता है कि थैंक्स मुझे रूइन से बाहर निकालने के लिए, इस कारण से मेरा पावर भी लौट कर वापस आ चुका है। अनडेड मिंग कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डिवॉल्व कर लूं तो फिर क्या कहते हो। इधर किंग तियान रेडी होता है फाइट करने के लिए। अब जब ये दोनों फाइट करते हैं तो फिर किंग तियान ये समझ जाता है कि ये इससे फाइट में जीत भी नहीं सकेगा और अगर ये अपने अंदर से स्पेस में फाइट करता है तो फिर ये खुद के ही बॉडी को इंजर करने वाला है। तो फिर अब नेक्स्ट मोमेंट ये अनडेड मिंग को बाहर निकालता है अपने बॉडी से। फिर रेड रॉब पहने हुए घोस्ट निकल कर सामने आता है और ये इन ड्रैगन लीजन के सामने खड़ा होता है। ये मो तुरंत किंग तियान से कहता है कि क्या आप ठीक हो। किंग तियान भी कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने इस घोस्ट के पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। इधर अनडेड मिंग भी कुछ खास जल्दबाजी में नहीं होता, ये भी थोड़ा इनके साथ मजे लेना चाहता है। तो फिर ये यहाँ पे वेट करता है। इधर जियान और मुइंग दोनों ही इस फाइटिंग सोल को देखते हैं और इसे देखकर ये भी कहते हैं कि क्या डाउस्टियान लेवल। मुइंग कहती है कि ये तो इमॉर्टल लेवल पे है, ये रूइंस के अंदर अपने होली फ्लेम के पावर को यूज की थी और अब ये दोबारा से अपने होली फ्लेम को यूज भी नहीं कर सकेगी इस टाइम पे। जियान कहता है ये लोग फाइट करने वाले हैं तो फिर हम वेट करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। किंग तियान इन सबको ड्रैगन लीजन का ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन को क्रिएट करने को कहता है। ये सुनकर बाकी भी अपना सर हिलाते हैं। एक डाउस्टियान लेवल के घोष के लिए तो फिर इस तरह का फॉर्मेशन ही काम
काम करने वाला है। हालांकि इस बार भी इनके टीम में 3 पर्सन नहीं होते हैं। इस वक्त फिलहाल ये 3 पर्सन यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं, तो इन्हें बाकियों के साथ ही अपना काम चलाना होगा। अब सभी अपने लाइफ और डेथ के पावर को कंबाइन कर फॉर्मेशन में डालना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मोमेंट अनडेड मिंग के बॉडी पे रेड फ्लेम अपीयर होता है और ये अपने फ्लेम से इन ड्रैगन लीजन का फॉर्मेशन को कवर करते हैं। इससे इस फॉर्मेशन का पावर भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। येमो के पीछे याओशिन अपने सोल पावर को यूज करने का ट्राई करता है। येमो भी जानता है कि सोल अटैक काफी पावरफुल होता है और ये बैटल में काफी एडवांटेज को भी क्रिएट कर सकता है। इधर किंग टियान एक पिल को खाता है और पिल खाते ही अब इसका पावर इंक्रीज कर अब हाफ इमॉर्टल लेवल पे चला जाता है। इधर इनका फाइट को जियान भी देख रहा होता है। अनडेड मिंग भी थोड़ा बहुत डैमेज को रिसीव करता है सोल अटैक से। अब ये काफी केयरफुल भी हो जाता है और ये जानता है कि सडनली किंग टियान का पावर भी इंक्रीज कर चुका है, तो इसे इसके मूवमेंट पे तो ध्यान देना ही होगा। अब किंग टियान भी टाइम वेस्ट ना किए हुए लाइफ और डेथ पावर को इंक्रीज करता है ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर और फिर आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। अनडेड मिंग कहता है कि अब ये यहाँ से किंग टियान को डिफीट करने के बाद ही जा सकेगा। अब इसका रेड फ्लेम भी ब्रस्ट होता है, इसे भी फियर फील होता है इस टाइम पे ड्रैगन फॉर्मेशन के पावरफुल अटैक को देखकर। अब इन दोनों के अटैक एक दूसरे से कोलाइड करते हैं मिड एयर में, फिर काफी पावरफुल रिपल्स निकलना स्टार्ट होता है। किंग टियान जानता है कि ये अनडेड मिंग को सिंपली एक मूव से तो डिफीट नहीं करने वाला है। अब इसका लाइफ और डेथ का पावर सामने आता है और अब ये 5 बॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ पावर को यूज कर एक डेडली अटैक को क्रिएट करता है और अनडेड मिंग पे अटैक करता है। इधर फाइट करते करते अनडेड मिंग भी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और अब खुद को ज्यादा देर ये होल्ड भी नहीं कर सकेगा। फिर ये अपने मुंह को खोलकर ब्लड निकालता है और ये ब्लड प्यूरिफाई होकर ग्रे फिल्म्स को जनरेट करता है। इस ग्रे फिल्म का कोई भी मास्टर नहीं है, ये प्योर इसके ब्लड के पावर से ही जन्मा है। अब अनडेड मिंग अपने ग्रे फ्लेम से किंग टियान पर अटैक करता है। इधर किंग टियान इस फ्लेम को देखकर कहता है कि ये तो एक होली फ्लेम है और इसे काफी फियर भी फील होता है। जब ये ग्रे फ्लेम आगे बढ़ता है फिर काफी पावरफुल रिपल्स निकलते हैं। इधर इसे देखकर किंग टियान अपने साथियों से पावर को इंक्रीज करने को कहता है ड्रैगन फॉर्मेशन का। अब ये ग्रे फ्लेम पे अटैक करते हैं इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। इधर ये अनडेड मिंग यहाँ इस जगह को छोड़कर डिसअपीयर हो जाते हैं। जाने से पहले ये भी कहते हैं कि किंग टियान मैं तुम्हें किल कर दूंगा जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो फिर। इधर अनडेड मिंग अब एक माउंटेन पे आ जाते हैं। जब ये वहां से निकल रहे थे तो फिर इनके पीछे 2 लोग भी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक भी आए हैं। अब ये अनडेड मिंग यहाँ पे कहता है कि इस फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ का पावर मैं ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूँ। जब अनडेड मिंग यहाँ इस जगह पे बैठकर थोड़ा रिकवर करने का सोचता है तो फिर एक ब्लैक फिगर यहाँ पे अपीयर होता है और ये अनडेड मिंग को देखकर कहता है कि मुझे ये फाइटिंग सोल पावर दे दो। अनडेड मिंग को इस ब्लैक फिगर से काफी भयानक ऑरा फील होता है। ये तो इसके पावर को फील भी नहीं कर पाता कि इसका रियल पावर लेवल क्या है। इतना मिस्टीरियस ऑरा होता है इस पर्सन का। ये कहता है इस टाइम पे मैं काफी बुरी मुसीबत में पड़ गया हूँ। ये मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना जियान ही है। जियान इस टाइम पे मोइंग के साथ होता है। मोइंग इस एरिया को गार्ड कर रही होती है कि कोई आ ना जाए यहाँ पे। जियान जानता है कि ये अनडेड मिंग इंजर है। जब जियान इसके सामने आया था तो फिर सोल ईटर तालिस्मान से काफी मिस्टीरियस एनर्जी निकलकर जियान को कवर कर लेता है और इस कारण से अनडेड मिंग को भी जियान से काफी भयानक एनर्जी भी फील होता है और इस कारण से ये इसके पावर लेवल को भी जान नहीं पाता। जियान तुरंत अपने स्काई ब्रेकिंग रूलर से इसका 5th लेयर को रिलीज कर अटैक करता है। अब इस टाइम पे इसका सोल ईटर तालिस्मान का मिस्टीरियस पावर भी इसके स्वॉर्ड को कवर किए होता है। अनडेड मिंग भी अपने बॉडी को अपने घोस्टी ऑरा से कवर करता है। अब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं मिड एयर में। इस कोलिजन के दौरान अनडेड मिंग जियान को कहता है कि तुम अपने पावर के साथ मुझे इंजर नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे क्या डिवावर करोगे, गिव इट अप, अब हार मान भी जाओ और चले जाओ यहाँ से। मगर जियान काफी कॉन्फिडेंस होता है। इसके हाथ में अब कैंकी आता है। इसे देखकर अनडेड मिंग भी काफी सरप्राइज होता है। ये कैंकी से इस रुइंस के अंदर में ही से मिला था। जियान इसे यूज कर अनडेड मिंग को सील भी कर सकता है। हालांकि पहले जियान को इसे थोड़ा वीक करना होगा। अब तुरंत ही अनडेड मिंग कहता है कि तुम्हारे पास ये कहां से आ गया। इस पर जियान कहता है कि मैंने ट्विन घोस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब वो चली गई है। अनडेड मिंग कहता है तो तुम उसका हेल्प कर रहे हो नीदर वर्ल्ड ट्विन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अनडेड मिंग कहता है कि तुम एक इमॉर्टल लेवल पे भी नहीं हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। अब जियान अपने होली फ्लेम को समन करता है और एक सिल्वर पीस ऑफ पेपर को भी। इन दोनों थिंग्स को देखकर अनडेड मिंग भी एक पल के लिए तो ये काफी स्टंट होता है। अब इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। फिर थोड़ा ये सोचने के बाद ये कहता है मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। जियान भी काफी सरप्राइज होता है ये सुनकर। ये सोचता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। अब अनडेड मिंग जियान को अपना फेस शो करने को कहता है। अब जियान इसे अपना फेस दिखाता है। जब ये जियान का फेस को देखता है तो फिर ये और ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये काफी यंग है और ये 6 स्टार के परफेक्शन लेवल पे होकर ये होली फ्लेम और कैंकी का अप्रूवल को हासिल कर सका है। अनडेड मिंग कहता है कि ये काफी डेंजरस होगा। अगर तुम अपने पावर के साथ मुझे एब्जॉर्ब करो तो फिर तुम्हारा बॉडी भी एक्सप्लोर कर सकता है। जियान कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अनडेड मिंग कहता है एक रास्ता है, तुम्हें मुझे अपने बॉडी में सील कर देना होगा। फ्यूचर में जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो फिर तुम मेरे पावर को एब्जॉर्ब कर सकोगे। ये सुनकर जियान कहता है तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनडेड मिंग जियान को देखकर सोचता है कि अगर ये फ्यूचर में ये इमोर्टैलिटी फायर को अचीव कर लेता है तो फिर ये काफी आगे तक जाने वाला है। अनडेड मिंग कहता है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे बॉडी में सील रहूंगा। फ्यूचर में जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो फिर तुम मेरे पावर को एब्जॉर्ब कर सकोगे, तो फिर मेरा एट्रिब्यूट और स्किल भी तुम्हारा हो जाएगा। ये कहता है कि मैं तुम्हारे सी ऑफ डाउकी में सील होने वाला हूँ। इस टाइम पे जियान का सी ऑफ डाउकी में एक तो फ्लेमिंग बीस्ट है और दूसरा एक होली फ्लेम का क्रिस्टल है। अनडेड मिंग कहता है कि एक बार मैं सील हो गया तो फिर मैं स्लीप मोड में चला जाऊंगा। जब तुम मेरे पावर को डिवावर कर लोगे तो फिर मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा। तब तक तुम्हें काफी संभल कर रहना होगा।
अब जियान एक पीस ऑफ पेपर को निकालता है जो कि कैंग ये ने दिया था और इसमें जियान इसे सील कर अपने डॉकी सी में रखने वाला है। अब जब ये डॉकी सी में इंटर करता है तो फिर एक अनफेमिलियर पर्सन को फील कर अब ये फ्लेमिंग बीस्ट इसके ओर देखकर जोर से धार लगाता है। जियान इस फ्लेमिंग बीस्ट से कहता है कि चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करने वाला है। अनडेड मिंग इस फ्लेमिंग बीस्ट को देखकर काफी हैरान होता है और ये कहता है ये क्या है। जियान कहता है कि इसका डॉकी सी में डॉकी नहीं है बल्कि एक फ्लेमिंग बीस्ट रहता है। ये देखकर ये भी काफी खुश होता है और साथ ही ये काफी हैरान भी होता है। ये कहता है इसका डॉकी सी तो स्लोली बट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि फिलहाल अभी जियान को इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं मिलता, मगर फ्यूचर में इसे काफी बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि जैसे जैसे ये लेवल अप करेगा इसे अपने डॉकी सी को कंप्रेस करने में काफी प्रॉब्लम होने वाला है। अब अनडेड मिंग का पावर जियान के बॉडी में फ्लो करने लगता है। इस कारण से जियान को काफी पेन भी फील होता है। अब 5 मिनट तक पेन को फील करने के बाद जियान अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। मोइंग भी इस ओर आ जाती है। जियान का आवाज को सुनकर जियान कहता है कि मैं सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर मोइंग भी कहती है कि ये अच्छी बात है। इतने में इन दोनों को एक इनविजिबल वॉर्टेक्स इन दोनों को अपने अंदर में खींचने लगता है, मगर मोइंग को इस वॉर्टेक्स के अंदर से एक फेमिलियर ऑरा फील होता है। इधर दूसरी ओर रॉयल फैमिली में ये बात कर रहे होते हैं कि यानची के मुंह से दूसरे होली फ्लेम का लोकेशन का पता लगाना काफी डिफिकल्ट है। इधर दूसरी ओर मेडुसा क्लैन में आज वो दिन है जब इनके क्लैन में एक हेड को चुना जाएगा, यानी कि किंग या क्वीन के पोजीशन को। क्वीन मेडुसा आज अपने गद्दी को ग्रहण करने वाली है। इनके 9 मेजर ट्राइब में से अब 8 ही मेजर ट्राइब बच गए हैं। एक जो एवेंजर ट्राइब था जिसे नूडम लीड करता था अब वो नहीं रहा। नूडम के बगावत के कारण से इस ट्राइब को लिस्ट से निकाल दिया गया है। यहाँ क्रिस्टल हॉल में क्वीन मेडुसा अपने थ्रोन पे बैठी होती है और इसके साइड में ब्लू व्हाइट स्नेक भी होती है। हालांकि किंग टैन के ग्रुप के कारण से ये काफी सीरियसली इंजर हो गई थी और अब तो इसका कल्टीवेशन बेस भी काफी ज्यादा सीरियसली डैमेज भी हो चुका है। उस इंसिडेंट के बाद से इसने अपने पोजीशन से इसने रिजाइन कर दिया, तो फिर अब ये फुल टाइम क्वीन मेडुसा के साथ ही रहती है। क्वीन मेडुसा के नीचे में 8 मेजर टाइप के लीडर्स बैठे होते हैं। इनमें से एक कहता है कि मैं नहीं जानता कि क्वीन मेडुसा कहाँ से आई है और ये आकर हमारे क्लैन के टेंपल में जाकर इनहेरिटेंस को हासिल करती है और अब ये हमारी क्वीन बन चुकी है। ये पर्सन अभी भी एक बात को नहीं समझ पाता। बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये अभी भी समझ नहीं सका है कि क्वीन मेडुसा का क्या इंटेंशन है और जो ये पर्सन है ये स्नेक किंग है। इसकी बातों को सुनकर शिफू भी अपने सर को नीचे करते हैं। हालांकि ये सभी भी जानना चाहेंगे कि इनके क्वीन का क्या इंटेंशन है। इस टाइम पे क्वीन मेडुसा के पीछे में 2 और वुमेन होती है। एक क्वीन है जिसके पास 3 फ्लावर्ड आई है और दूसरी किंग ई है जो कि ये भी एक 3 कलर स्वॉलिंग पाइथन है। क्वीन मेडुसा भी स्नेक किंग के पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। इस पे ये ना कहता है। इतना करीब से क्वीन मेडुसा को देखकर इसका भी हालत काफी खराब होता है। क्वीन मेडुसा का पावर रिलीज होता है और सभी से ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पहले ये मेडुसा क्लैन का कैसा हालत था और क्या हुआ करता था यहाँ पे, मगर मैंने अपने सीनियर को प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस मैं फुलफिल करने वाली हूँ। तुम सबको मुझे फॉलो करना होगा बिना सवाल पूछे हुए। स्नेक किंग जो कि काफी पावरफुल वॉरियर है अपने क्लैन का, ये डाउडी 9 स्टार के 4th रैंक पे है। ये भी इस टाइम पे कहता है मैं समझ गया। ये भी क्वीन मेडुसा के ब्लड लाइन के पावर को रेसिस्ट नहीं कर पाता। मेडुसा क्लैन इस डेजर्ट में अब तक इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये अब तक यूनाइट नहीं थे, मगर अब जबकि ये यूनाइट हो चुके हैं और इन्हें रूल करने वाली क्वीन मेडुसा है जो कि एक डाउसियन लेवल की फाइटर है, तो फिर ये अब रॉयल फैमिली के साथ भी फाइट कर सकते हैं और उस फाइट में जीत भी सकते हैं और एक बेटर प्लेस को एक्वायर भी कर सकते हैं रहने के लिए। क्वीन मेडुसा कहती है कि स्नेक किंग मेरे ऑर्डर को पास कर दो, जो भी अननोन और सस्पिशियस लोग दिखे उन्हें सीधा किल कर दो बिना हिचकिचाए हुए। अब क्वीन मेडुसा अपने थ्रोन के पास आकर बैठती है और कहती है कि रॉयल फैमिली बिना परमिशन के अंदर आते हैं और आकर हम पे अटैक करते हैं। इस मैटर को कैसे हैंडल किया जाए, हमें कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही होगा। ये सुनकर स्नेक किंग भी अब काफी खुश होता है। ये काफी टाइम से रॉयल फैमिली से हेट करता है। अगर इसके पास उतना पावर होता तो फिर ये अब तक जाकर उन्हें खत्म कर चुका होता, मगर अब जबकि इनके साथ क्वीन मेडुसा है तो फिर अब ये भी डर नहीं रहे होते उनसे फाइट करने के लिए। शिफू कहते हैं कि रॉयल फैमिली भी कम नहीं है, उनके पास भी काफी पावर है। इस कारण से वो अब तक सुपर 9 सेक्ट के पोजीशन को बनाए रख सके हैं। जहाँ तक मुझे पता है किंग स्वालिंग का फादर डाउस्टियन 1 स्टार के मिड स्टेज में है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि अगर वो इस लेवल पे है तो फिर मैं उसे आसानी से फाइट कर सकती हूँ और उस फाइट में जीत भी सकती हूँ। शिफू ये भी कहते हैं कि मैंने देखा है कि उनका सोलोमन सेक्ट और सोल क्लैन से भी कनेक्शन है। सोल क्लैन का नाम सुनकर क्वीन मेडुसा भी काफी सरप्राइज होती है। शिफू कहते हैं कि सोल क्लैन ने डाउसियन 1 स्टार का लेट स्टेज का फाइटर है और सोलोमन सेक्ट में उसके मास्टर हाफ इमॉर्टल लेवल पे हैं। शिफू कहते हैं रॉयल फैमिली के साथ 3 और फोर्सेस है, उनका पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। टाइगर टूथ आर्मी, वुल्फ ईगल आर्मी और ड्रैगन लविंग आर्मी। अब इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद क्वीन मेडुसा कहती है कि तो फिर ठीक है, अब जब हम रेडी हो जाएंगे तो फिर हम रॉयल फैमिली पे अटैक करेंगे। अब इनके जाने से पहले क्वीन मेडुसा शिफू से सोल क्लैन के बारे में सभी डिटेल्स को मांगती है। ये जानती है कि जियान आज नहीं तो कल इन सोल क्लैन के बंदे से मिलने वाला है और तब काफी बिग बैटल भी हो सकता है और सियाओ क्लैन के डिसअपीयरेंस के पीछे इनका भी हाथ हो सकता है क्योंकि सोल क्लैन इन दोनों का काफी पुराना एनिमी भी रह चुका है। क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान जब मेरा मेडुसा क्लैन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हारा सेक्ट का कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस से साथ में आ सकेंगे। इधर दूसरी ओर एक माउंटेन पे 2 फिगर होते हैं। एक कहता है कि जो रॉयल फैमिली का चीफ है इस बार वो कुछ भी सेंड नहीं किया है, ऐसा लगता है कि वो अब कॉपरेशन नहीं करना चाहता है। दूसरा फिगर कहता है कि क्यों क्या हुआ, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो हमें सोल देता था और बदले में हम उसे रिसोर्सेस और फेम देते थे। ये कहता है कि ऐसा लगता
लगता है रॉयल फैमिली के साथ कोई और भी आ चुका है जो कि काफी पावरफुल हो सकता है, वो हमारे बारे में जानता है। अब ये इस बंदे को कहता है कि जाओ वह जाकर हेडक्वार्टर से एक इमॉर्टल वॉरियर को सेंड करने को कह दो। ये पर्सन कहता है हमारे सोल क्लैन को सिर्फ सोल से मतलब है। ऐसा लगता है कि स्वान सांड टियान में काफी बिग बैटल होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, मगर ये हमारे लिए काफी बेनिफिट की बात है, हमें काफी सोल को कलेक्ट करने का भी चांस मिलेगा। इधर दूसरी ओर बर्निंग सन पवेलियन में अर्थ हॉल के मास्टर लिंग मेंगशेंग कहते हैं कि रूइंस का इवेंट अब खत्म हो चुका है, हमने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया यांची को सेव करने के लिए। इस पे एल्डर जू कहते हैं कि हालांकि हम मूव करना चाहते थे मगर सेक्ट मास्टर ने हमें थोड़ा वेट करने को कहा है। लिंग मेंगशेंग भी रॉयल फैमिली से काफी नफरत करता है, उन्होंने इनके वाइफ को किल किया था जिसे ये अब तक भुला ना सके हैं। एल्डर जू कहते हैं कि लिंग मेंगशेंग हमें पता है कि तुम क्या फील करते हो मगर इस टाइम पे यांची को सेव करना काफी इंपॉर्टेंट है। मूशू भी कहते हैं कि रूइंस का इवेंट तो खत्म हो चुका है मगर मैं अभी भी नहीं जानता कि अभी तक जियान और मुइंग क्यों नहीं लौट कर आए हैं। आखिरकार इस बार ह्यूमन हॉल से कुछ काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल निकल कर सामने आए हैं। जियान जो कि इनके बर्निंग नेशन पवेलियन के कल्टीवेशन के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर चुका है ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को ऑब्टेन करके। लिंग मेंगशेंग अब पवेलियन मास्टर के बारे में सोचने लगते हैं, वो कहाँ पे चले गए हैं और वो कहाँ पे हैं। इतने में यहाँ पे पवेलियन मास्टर आते हैं, इनका नाम है फेन टियान है। ये कहते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करने गए थे। फेन टियान यहाँ पे अपने नजरों को फेरते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अर्थ हॉल और ह्यूमन हॉल के डिप्टी हेड यहाँ पे लिंग मेंगशेंग और शूमू मूशू, साथ ही हेवन हॉल के डिप्टी हेड भी है किंग लाओ और साथ ही एल्डर जू भी यहाँ पे है। यहाँ पे टोटल 7 लोग का ग्रुप होता है और ये सभी यहाँ पे यांची को सेव करने के मिशन पर जाने के लिए रेडी होते हैं। बर्निंग नेशन पवेलियन के ज्यादातर पावर हाउसेस इस बार एक साथ गैदर हुए हैं। एल्डर जू भी कहते हैं कि कुछ लोग स्वानिंग रॉयल सिटी में अभी भी इनका वेट कर रहे हैं कि ये कब जाएंगे वहाँ पे। फेन टियान कहते हैं कि न्यूज के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि अभी वहाँ पर ड्रैगन लीजन नहीं है, वो सडनली डिसअपीयर हो चुके हैं वहाँ से। ये सुनकर ये सभी भी काफी सरप्राइज होते हैं, ये सभी भी ड्रैगन लीजन के पावर से वाकिफ है तो ये जानते हैं कि ये एक झटके में तो उन्हें खत्म नहीं कर सकते हैं। फेन टियान यहाँ पे कहते हैं कि मैंने सुना है कि ड्रैगन लीजन और स्वानिंग रॉयल फैमिली के साथ इनका रिलेशन भी कुछ खास नहीं रहा, इनके रिलेशन में कुछ पंगा हो चुका है। फेन टियान कहते हैं कि इस कारण से हमने उनके सोल कार्ड को भी हासिल कर सके हैं। अब ये सुनकर ये और भी सरप्राइज होते हैं, ये जानते हैं कि सोल कार्ड कहाँ पे रखा जाता है और उन्हें कौन गार्ड करता है। फेन टियान कहते हैं कि मेरा ओरिजिनल पावर डाउसियन का 2nd स्टार पे है मगर मैं सिर्फ डाउसियन का 1 स्टार के परफेक्शन लेवल के पावर को ही दिखाऊंगा ताकि उन्हें कंफ्यूज किया जा सके। फेन टियान कहते हैं कि ड्रैगन लीजन स्वानिंग रॉयल सिटी में नहीं है और हम जाकर यांची को सेव कर सकते हैं तो फिर ये इनके लिए काफी अच्छा मौका भी साबित हो सकता है। ये कहते हैं कि तो ठीक है आओ चलें रॉयल फैमिली में, आगे का बात हम रास्ते में भी कर सकते हैं। अब जबकि ये लोग निकल चुके हैं रॉयल फैमिली की ओर तो इसका मतलब है कि आने वाला बैटल सच में पूरा स्वान सांड टियान को भी हिलाकर रख देगा। काफी खतरनाक बैटल होने वाला है इस तरह के पावर हाउसेस के साथ में। इधर हम रॉयल फैमिली के सीन को देखते हैं, यहाँ पे स्वानिंग किंग बैठा होता है, इसके पास वही आकर कहता है कि लास्ट लोकेशन ड्रैगन लीजन का एक बैन लैंड में पता चला है। किंग स्वानिंग भी कहता है कि लगता है कि नहीं, किंग टियान ने फाइटिंग सोल को कैप्चर किया है। ये भी समझ जाता है कि अगर वो उसे लेकर वापस नहीं आया तो फिर वो खुद ही फाइटिंग सोल को डिवॉर करना चाहता है। किंग स्वानिंग के फादर जो कि इस अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे हैं, ये इस फ्लोर को गार्ड कर रहे होते हैं जहाँ पे यांची है। रॉयल फैमिली का जो फाउंडर है उसे मेडुसा क्लैन के प्रीवियस किंग ने अपने आंखों के पावर का यूज कर पेटिफाइड कर दिया था। 6th फ्लोर पे मदर फेरी बोजिस्टवा ट्री है और 5th फ्लोर पे गॉर्फिन अपने कैंप को लगाकर उसे गार्ड कर रहे होते हैं। 7th फ्लोर पे किंग स्वानिंग के फादर के साथ एक और फिगर है जो कि काफी पावरफुल है, ये घोस्ट वर्ल्ड से है। एक इमॉर्टल घोस्ट का एग्जिस्टेंस भी काफी मिस्टीरियस है और इसे अब तक एल्डर जुआन हिडन करके रखे हुए हैं। एक होली फ्लेम इनके पास है, पिछले 100 सालों से इनके कैद में है मगर अभी भी इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि ये इस होली फ्लेम को डिवॉर कर सके। किंग स्वानिंग के पास एक ही रास्ता था और वो क्वीन मेडुसा के ब्लड को एब्जॉर्ब कर अपने बॉडी में कोल्ड एनर्जी को इंक्रीज करने का और फिर जाकर होली फ्लेम को सॉल्व करने का, मगर वो भी मिशन इसका फेल हो गया था। इधर दूसरी ओर रॉयल सिटी में ऑक्शन हाउस में एक ब्लैक फिगर और साथ ही एक वुमेन भी है। ये वुमेन कहती है कि डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल अब ये भी मूव पे है। ये सुनकर ये ब्लैक फिगर भी काफी सरप्राइज होता है। ये घोस्ट वर्ल्ड के लोग टीम अप कर रहे हैं ताकि ये स्वान सांड टियान में घुसकर लोगों को डिवॉर कर सके। एक साथ ही काफी पावरफुल फिगर अपने अपना मूवमेंट को शो कर रहे हैं। एक टॉम में एक फिगर कहता है कि माय लॉर्ड मुझे नहीं पता मगर डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, वो अभी स्वान सांड टियान में इंटर कर चुका है। ये फिगर कहता है कि घोस्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस पूरे तरीके से सील है, अगर एक स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल लेवल का ह्यूमन उसका हेल्प ना किया हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो निकल भी पाता। अब डार्क क्रो घोस्ट टेम्पर कहता है कि क्या हम रेडी हैं स्वान सांड टियान में एंटर करने के लिए। इस पे ये फिगर कहता है कि हाँ माय लॉर्ड हम रेडी हैं। दूसरी ओर स्वानिंग रॉयल सिटी में एक वुडन हाउस में एक पर्सन एंटर करता है, ये अर्थ हॉल से है। इस हाउस के अंदर में फेंग टियान और बाकी हैं, बर्निंग नेशन पवेलियन से। अब ये कहता है कि पवेलियन मास्टर मेरी एबिलिटी के साथ है, मैं जितना हो सकता था मैंने उतना पता लगाया है। जहाँ तक मुझे पता है 7th फ्लोर पे 2 इमॉर्टल फाइटर हैं, एक डाउसियन 1 स्टार के अर्ली स्टेज में है जिसे रॉयल फैमिली ने काफी हाई प्राइस देकर 6th फ्लोर को गार्ड करने को बोला है और 7th फ्लोर पे स्वानिंग किंग के फादर के थ्रू गार्ड किया जाता है और उसका पावर डाउसियन 1 स्टार के मिडिल स्टेज में है। इन दोनों इमॉर्टल के लिए अकेले ही फेन टियान काफी है। फेन टियान कहते हैं कि मैं अभी भी रॉयल फैमिली के साथ दूसरे फोर्सेस का रिलेशन समझ नहीं सका हूँ। फेन टियान कहते हैं कि मेरे गेस के अकॉर्डिंग वो सोलोमन सेक्स से भी काफी पावरफुल फोर्सेस के साथ
ऑपरेट कर रहे होंगे। इनके टीम में सबसे वीकेस्ट पर्सन मुशु है जो कि डाउडी 8 स्टार पे है। एल्डरजू तो हाफ इमॉर्टल लेवल पे है और साथ ही फेंग टियान जो कि डाओशुआन 2 स्टार पे है। इनके साथ इनका मिशन तो सही होना चाहिए और सब कुछ आसानी से होना चाहिए। अब ये सभी भी आगे बढ़ते हैं अंडरग्राउंड पैलेस की ओर। अब जब ये इसके एंट्रेंस पे आ जाते हैं तो फिर जेन को एक पर्सन देख लेता है और इसे देखकर इसका नाम पुकारता है। इसे देखकर जेन कहता है कि जनरल फेंग क्या हाल है, सब बढ़िया? जेंग जो कि बर्निंगटन पवेलियन से है, ये रॉयल सिटी में रहने के दौरान कुछ कनेक्शन को भी बनाया था जिनसे ये इन्फॉर्मेशन निकालता रहता था बातचीत के दौरान, जैसा कि जासूस करता है। अब जनरल फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मास्टर जेंग यहाँ पे क्यों आए हैं। जेंग कहता है कि मैं किंग के ऑर्डर के कारण से यहाँ पे कुछ चीज को लेने के लिए आया हूँ। ये थिंग काफी बड़ा है तो फिर किंग ने मुझे यहाँ पे सेंड किया है इसे लेकर आने के लिए। जनरल फेंग जेन को इंटर तो करना देना चाहता है मगर ये इनके साथ में इन सभी को इंटर करने से रोकता है। हालांकि ये सुनकर जेंग जब अपने गोल्डन टोकन को निकालता है तो फिर इसे देखकर जनरल फेंग भी काफी शौक रहता है और ये कुछ कर भी नहीं पाता। इस तरह का टोकन दर्शाता है कि ये डायरेक्टली किंग को सर्व करता है। अब जनरल फेंग कहता है कि प्लीज एवरीवन आगे आए। इसके बाद जेन फेंग टियान और इसके ग्रुप को अंडरग्राउंड पैलेस में लेकर जाता है। फेंग टियान ने अपने पावर का यूज कर एक टोकन को क्रिएट किया था। ये भी रॉयल फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जनरल फेंग भी इस तरह के थिंग को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये फेक है कि ओरिजिनल है। अब आगे जाकर जेंग भी कहता है कि पवेलियन मास्टर मैं आप सभी को इतना दूरी लेकर आ सकता था, इसके आगे आपको खुद से ही जाना होगा। अब जेंग यहाँ से चला जाता है। फेंग टियान कहता है कि तो फिर तुम क्या सोचते हो जू? इस पे एल्डर जू कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे फेंट इमॉर्टल लेवल के फाइटर को फील कर सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे जियान के ऑरा को भी सेंस कर रहा हूँ। अब ये सुनकर मुशु भी काफी सरप्राइज होते हैं। हालांकि फेंग टियान इससे ज्यादा सरप्राइज नहीं होते, ये कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये भी जियान को काफी पसंद करते हैं। हालांकि पवेलियन में जियान समटाइम काफी एरोगेंटली बिहेव करता है मगर ये पवेलियन का आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। हालांकि फेंग टियान जानते हैं कि जियान के पावर के साथ है वो सेकंड फ्लोर को मैनेज कर सकता है मगर ये उसके आगे नहीं जा सकेगा। तो फिर ये एक बैन लगाने को कहते हैं ताकि वो थर्ड फ्लोर पे ना जा सके। अब ये कहने के बाद ये सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इधर जियान और मूइंग दोनों ही वॉर्टेक्स से निकलकर अपीयर होते हैं। जियान निकलते ही कहता है कि ये कौन सा जगह है। इसे याद आता है कि ये एक माउंटेन पे था और फाइटिंग सोल को सील कर रहा था अपने बॉडी के अंदर में। अब जियान मूइंग को उठाता है जो कि इसके बॉडी के ऊपर ही बेहोश हो गई थी। अब ये उठते ही कहती है कि वो लास्ट पावर जो था वो मेरे ब्रदर का था। मूइंग काफी खुश होती है अपने ब्रदर के पावर को फील कर। जियान भी ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है। जियान जब फायर हट हेवनली रॉक को एब्जॉर्ब कर रहा था तो फिर ये डायरेक्टली उस टाइम पे 7th फ्लोर पे जा रहा था मगर उस टाइम पे इसके ऊपर मूइंग का ऑरा नहीं होता तो फिर मूइंग का ब्रदर भी इसे सेव नहीं कर पाता और अगर ऐसा ना होता तो फिर जियान 7th फ्लोर के गार्ड से बच नहीं पाता। अब जियान अपने आसपास के एरिया को चेक करता है और जब देखता है कि इसके आसपास तो काफी हाई क्लिफ्स है और यहाँ पे काफी स्टोन्स है और यहाँ पे काफी स्टोन्स है ऊपर जाने के लिए। इन रॉक्स के नीचे में लावा है। जियान नीचे देखता है और इसे लावा में बबल्स निकलते हुए दिखते हैं। जब जियान ऊपर टॉप पे देखता है तो फिर ऊपर में कुछ ऐसा है जो कि जियान को फील होता है कि इसे उसके पास जाना चाहिए। अब जियान और मूइंग दोनों ही आगे से स्टोन स्टेप्स पे चढ़कर जाने लगते हैं। अब जब ये टॉप पे आ जाते हैं तो फिर इनके सामने काफी सारे वेपन्स अपीयर होते हैं। ये अलग अलग टाइप के वेपन्स है, कुछ शॉर्ट्स है तो कुछ स्पीयर्स है तो कुछ हेलबर्ट्स है और कुछ तो एक्स है और भी काफी सारे काइंड के वेपन्स यहाँ पे होते हैं। जियान यहाँ पे कहता है कि तो फिर क्या ये 2nd फ्लोर है अंडरग्राउंड पैलेस का। इतने में एक मिडिल एज मैन अपीयर होता है इन दोनों के सामने। जियान इन्हें देखकर कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है यहाँ से पास करने का, हम यहाँ पे मिस्टेकली आ गए हैं। इस पर्सन का नाम मास्टर लू है और ये ब्लैक स्मिथ है जो वेपन्स को क्रिएट करता है। जियान का नाम सुनकर कहता है कि तो क्या आप वही हो जिन्हें कास्टिंग मास्टर भी कहते हैं? पूरे स्वानसान टियान में आपका नाम काफी ज्यादा फेमस है। इनका नाम जियान काफी टाइम सुना है। एल्डरजू भी इनका काफी तारीफ करते हैं। मास्टर लू का एक शॉप भी है इस रॉयल सिटी में और ये काफी हाई प्राइस चार्ज करते हैं एक वेपन को क्रिएट करने के लिए। कुछ ही लोग जानते हैं कि इनका रॉयल फैमिली के साथ है कोई कॉपरेशन भी है। स्वानी किंग भी इन्हें काफी कीमती मटेरियल्स को प्रोवाइड करते हैं वेपन्स के क्रिएशन के लिए। मास्टर लोग इधर सोच रहे होते हैं कि इन दोनों को स्वानी किंग ने यहाँ पे सेंड किया है क्योंकि ये जानते हैं कि इस प्लेस पे यूं ही कोई भी घुस कर आ नहीं सकता है। इनका पावर डाउडी 9 स्टार के 5th रैंक पे है और इनके पावर के साथ ये भी इस जगह पर जबरदस्ती तो घुस कर नहीं आ सकते हैं। जियान तुरंत ही कहता है कि हमें भी कुछ वेपन्स चाहिए। हालांकि मूइंग इस एक्ट से काफी सरप्राइज होती है। ये यहाँ पर अपने ब्रदर को ढूंढना चाहती है मगर जब जियान यहाँ पे इसका साथ है तो फिर ये वेट करती है। मास्टर लो भी इन दोनों के एटीट्यूड को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि अब तक ये जिनसे मिले हैं रॉयल फैमिली से वो काफी एरोगेंट हुआ करते हैं। अब जबकि जियान और मूइंग दोनों के पास है यंग आयरन मदर है तो फिर जो कि इन्हें रुवेन से मिला था तो फिर जियान भी एक कास्टर मास्टर को ढूंढ कर एक वेपन को रेडी करवाना चाहता था। जियान काफी कॉन्फिडेंस है कि इस मटेरियल से बनने वाला वेपन भी काफी पावरफुल हो सकता है अगर एक काफी अच्छा कास्टिंग मास्टर इस वेपन को रेडी करे तो फिर। अब जियान बिना देरी किए हुए अपने मिस्टीरियस आयरन मटेरियल को निकालता है। इसे देखकर मास्टर लू भी काफी सरप्राइज होते हैं और इनके फेस पे स्माइल को देखा जा सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं भी खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।